हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में भी हम स्वर और व्यंजन पढ़ चुके हैं और इनकी संख्या, कुल संख्या के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। अब हम आगे का भाग पढ़ेंगे और आगे का भाग पढ़ने से पहले एक बार हम पीछे का थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। देखिए बच्चों, आप टेलीग्राम से भी बिल्कुल निःशुल्क रूप से जुड़ सकते हैं और मैं पूरा पाठ्यक्रम करवाऊंगी। व्याकरण चली हुई हमारी, जैसे भाषा से लेकर और वाक्य शुद्धि, अलंकार, छंद, सब कुछ क्रमबद्ध रूप से आपको मिलेगा। तो अब हम वीडियो से में आगे बढ़े। देखो बच्चों, उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। ये अगर पहली क्लास देखी है तो अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि पीछे का थोड़ा सा करते हुए हम आगे बढ़ें। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या आप सभी जानते हैं 11 है और व्यंजन की संख्या भी 33 है, ये भी आप सभी जानते हैं। लेकिन कन्फ्यूज यहाँ होता है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पर बहुत कन्फ्यूज होता है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, अगर सिर्फ वर्णों की संख्या पूछी जाए तो आपका उत्तर रहेगा 44। ठीक है। अगर कुल शब्द लग जाए तो कुल वर्णों की संख्या रहेगी 52 और ये मैं बता चुकी हूँ किस प्रकार है, वो वीडियो देख सकते हैं। अब बच्चों, यहाँ ये वाला भाग है, ये काफ़ी कंफ्यूज भरा है, तो पहले ही बता देती हूँ, इसको आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसे देखने का फिर आप कहोगे कि मैडम ने गलत बता दिया, क्योंकि आप बिल्कुल बारीकी अंतर है, आप बारीकी से इसे देखें। देखो बच्चों, कैसे मैं तक, यानी कैसे मैं तक, जैसे आपने पढ़ा है ना, वर्गीय कितने हैं, वर्गीय व्यंजन कितने, 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन से हैं? कै, च, ट, त, प, कचिट तप। किसी बच्चे को तो ये भी लगातार याद नहीं रहते हैं, तो इसलिए मैं बताती हूँ। कचिट तप 2-3 बार आप इसे बोलोगे, कचिट तप, यानी कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो इस प्रकार से ये 5 वर्ग बन जाते हैं। तो कैसे मैं तक ये 25 क्या है, सपर्श व्यंजन है। यानी सपर्श व्यंजन क्यों कहा गया है? क्योंकि ये किसी न किसी भाग में, मुख हव्य के किसी न किसी भाग में स्पर्श करते हैं। भाई बाहर काम चला हुआ है और ये काफ़ी दिन से चला हुआ है, ऐसे हम अपनी क्लास में डिस्टर्ब नहीं कर सकते, थोड़ी सी आवाज़ हो सकती है, लेकिन आप इसे मैनेज करेंगे। देखो बच्चों, कैसे मैं तक 25 क्या है, सपर्श व्यंजन है। प्रारंभ के 4 वर्ण क्या है? यानी प्रारंभ के 4 वर्ण है, जैसे कचिट तप, कै वर्ग का लगा लीजिए, कै, ख, ग, घ। तो ये हैं हर वर्ग के 4, प्रारंभ के 4, 5वां इसमें नहीं लिया गया है। प्रारंभ के 4 वर्ण है, उसे सपर्शी व्यंजन कहते हैं। यहाँ आप ध्यान देंगे, कैसे ध्यान देंगे कि 25 जो व्यंजन है वो क्या है, स्पर्श है। कैसे मैं तक, उसमें 5वां लिया गया है इधर, और इधर क्या है, 5वां नहीं लिया गया है, प्रारंभ के 4 वर्ण। अब आप कहोगे मैम ये प्रारंभ यानी अंतिम 5 नहीं लेंगे, जैसे डेढ़ में ये होते ना, तो वो नहीं लेंगे तो भी हमारे कितने बनते हैं, 20 बनते हैं। तो लेकिन यहाँ मैंने च वर्ग को छोड़ दिया है। देखो बच्चों, फिर से सुनेंगे, कैसे मैं तक के 25 व्यंजन क्या होते हैं, सपर्श व्यंजन होते हैं। प्रारंभ के 4 वर्ण और जिसमें 16 होते हैं सपर्शी व्यंजन होते हैं, और इसमें 6 वर्ग को छोड़ दिया है। 6 वर्ग को सपर्श और संघर्षी बोलते हैं। सपर्श और संघर्षी क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए इसका उच्चारण करके आप देखेंगे, च, छ, झ, झ, तो इसमें क्या सपर्श भी हो रहा है और आपकी संघर्ष भी हो रहा है, यानी ऊष्मा कुछ ज़्यादा निकल रही है इनकी अपेक्षा। ठीक है। फिर है यह, र, ल, व, इसे क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। और श है, इसे उष्म व संघर्षी बोलते हैं। तो श है, इसमें क्या है कि उष्मा जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा कि उष्मा, जैसे गर्मी को उष्मा बोलते हैं, जैसे उसमें ऊर्जा बोलते हैं, यानी ज़्यादा ऊर्जा निकल रही है। स है, कुछ ज़्यादा ही ऊर्जा निकल रही है, ज़्यादा ही संघर्ष हो रहा है, इसी से संघर्षी व्यंजन या उस व्यंजन भी कहते हैं। देखो बच्चों, यह रह में देखना है, यह व को अर्ध स्वर भी बोलते हैं और इसे संघर्षहीन भी बोलते हैं, संघर्षहीन भी बोलते हैं।
तो बच्चों ये व को अर्ध स्वर क्यों बोलते हैं? देखो ये व, इसमें क्या है कि स्वरों की तरह बोला जाता है, इतना संघर्ष नहीं हो रहा है। अर्ध स्वर इसे यानी आधे स्वर की तरह बोले जाते हैं, इनमें ज़्यादा संघर्ष नहीं होता है, आधे स्वर की तरह बोले जाते हैं और ये हैं व्यंजन, इसलिए इसे अर्ध स्वर कहा गया। इसके साथ इन्हें संघर्षहीन क्यों कहा गया? क्योंकि इनमें जो है घर्षण नहीं होता है, संघर्ष नहीं होता है, इसलिए इसे संघर्षहीन या अर्ध स्वर बोला जाता है ये व को। ठीक है, फिर बच्चों रे को क्या बोला जाता है? रे को लुंठित वर्ण भी बोला जाता है, लुंठित। और ले को बच्चों पार्श्विक भी बोला जाता है। ये मैं आगे एक्सप्लेन अच्छी प्रकार से करूँगी, अब इसे सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे, आगे वीडियो में बढ़ेंगे, अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन करती हुई चलूँगी। संयुक्त व्यंजन ये मैंने बता दिया किस प्रकार से इसके टुकड़े बनते हैं, पिछली वीडियो में मैंने इसको करवाया था, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ। कै प्लस से मिलकर ये इसका क्षत्रिय का निर्माण होता है, या फिर इसमें ऐसा भी हो सकता है, इसमें भी हलंत आ जाए, इसमें भी, तो इसमें ए आ जाता है। और त्रय क्या है? उसमें तय प्लस में रे मिलके त्रय बना है। इसके साथ ही रे पर भी हलंत आ जाता है, तो ए बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इसके साथ ही इसको गे बोलते हैं, अज्ञे को गे उच्चारण, लेकिन ये उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो ये गलत होता है, लेकिन जब इसे मुख सुख के लिए बोला जाता है तो ये ठीक भी बताया जाए। नहीं, देवनागरी लिपि की दृष्टि से देखें तो ये गलत है, लेकिन इसे धीरे धीरे मान्यता दे दी गई है। वैसे इसका उच्चारण ऐसे होगा, जय प्लस में ये, तो जय बोला जाएगा जय, तो जय प्लस में ये प्लस में ए, यानी दो टुकड़े ऐसे बन सकते हैं। और श्रय की मैं बात कर लेती हूँ, तो से प्लस में रे, इसके साथ ही से प्लस में रे प्लस में हलंत आ जाएगा, फिर ये श्रय का ऐसे टुकड़ा होगा। तो इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये दो व्यंजनों से जुड़कर बना है, इसलिए बच्चों इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। अब स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है, और उच्चारण अवधि के आधार पर। उच्चारण अवधि का मतलब होता है बच्चों समय, एक अवधि ये होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है, फिर भी मैं एक बार इसका एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये अवधि भाषा होती है, छोटे वाली अवधि समय होती है। ठीक है, तो समय क्या है? सीमित होता है, इसलिए छोटी ई आएगी। अवधि में बड़ी ई आई है, उसमें भाषा क्या होती है? बड़ी होती है, क्योंकि भाषा का कोई सीमित क्षेत्र नहीं है, तो बड़ी ई की मात्रा भाषा में आएगी, छोटी ई की मात्रा समय में आएगी। तो उच्चारण अवधि के आधार पर लघु स्वर, दीर्घ स्वर 2 हैं। अब आप कहोगे, कुछ बच्चों को यहाँ कंफ्यूज होता है कि मैम ये 2 करें एग्जाम में या 3 करें। देखो बच्चों, उच्चारण अवधि के आधार पर अगर कुल या कुल शब्द लग जाए तो कुल आप करोगे 3, अगर मुख्य आ जाए तो आप करोगे 2। मुख्य भेद 2 हैं इसके, कुल भेद 3 है। कुल जिसमें प्लुत स्वर भी होता है। अब उसे स्वरों में क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसके टुकड़े करने पर उनका अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए उसे स्वर में रखा जाता है। और देखो मैंने उच्चारण किया ओम, ऐसे ओम बोला जाता है ना, ओम, तो ये 3 होता है, यानी ये संख्या का 3 है, यानी कि उनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, इसलिए इसे ओम का यानी इसे प्लुत स्वर कहा गया है, क्योंकि उच्चारण में 3 गुना, इसमें 1 मात्रा का समय लगेगा, इसमें 2 मात्रा का समय लगेगा। ठीक है, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पिछली वीडियो ध्यान से देखना, फिर समझ में आ जाएगा। होष्टाकृति के आधार पर, यानी होठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो बच्चों इसके 2 हैं, वर्ताकार, अवर्ताकार। ठीक है, ये भी मैं करवा चुकी हूँ, आगे फिर एक्सप्लेन कर। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर। अग्र आगे का भाग आएगा, ठीक है, जीवा के उच्चारण पर, और मध्य जिसमें बीच वाला भाग होगा, पश्च जिसमें जीवा का पीछे का भाग होगा। ये आगे मैं एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। मुखाकृति के आधार पर, जिसमें संवर्त, अर्धसंवर्त, विवर्त, अर्धविवर्त। तो संवर्त, अर्धसंवर्त, विवर्त, अर्धविवर्त, ये मुखाकृति के आधार पर, यानी मुंह कितना खुलता है, जैसे वर्त के आकार पे, अर्धवर्त के आकार पे, विवर्त के आधार पर, अर्धविवर्त के आधार पर।
इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी, आप घबराइए ना, बस अब इतने इसका समझे इनके भेद कितने हैं। अब नासिका के आधार पर यानी नाक के उच्चारण के आधार, देखो बच्चों ये हम पढ़ रहे हैं स्वर, क्या स्वर पढ़ रहे हैं, स्वरों का उच्चारण पढ़ रहे हैं, ना कि व्यंजन पढ़ रहे हैं, ध्यान रखेंगे आप। नासिका के आधार पर निर्नुनासिक, अनुनासिक। निर्नुनासिक वो होता है जिसमें नाक का उच्चारण नहीं होता है, ठीक है, नी का मतलब नहीं। अनुनासिक वो होता है जिसमें नाक का भी उच्चारण होता है और मुंह से भी उच्चारण होता है, यानी नाक और मुंह से दोनों से उच्चारण होता है, उसे अनुनासिक बोलते हैं। निरुनासिक सिर्फ मुंह से उच्चारण होगा, जिसका नाक से उच्चारण नहीं होगा। अब देखो बच्चों इन्हें एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण अभी हमने चर्चा की, 2 हैं, कुल 2 हैं, और कुल कितने हैं, 3 हैं। अगर मुख्य आ जाए तो 2 हैं, कुल कितने हैं, 3 हैं, मुख्य कितने हैं, 2 हैं। तो लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। देखो बच्चों अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। लघु, लघु का मतलब होता है छोटा, लघु का मतलब होता है छोटा, ठीक है, लघु का मतलब होता है छोटा, और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ये इसमें विपरीतार्थक में भी आ जाते हैं, लघु का विपरीत दीर्घ और दीर्घ का विपरीत छोटा। तो लघु का विपरीत क्या होता है, छोटा, यानी माफ़ कीजिए लघु का अर्थ क्या होता है, छोटा। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, यानी एक मात्रा का समय लगता है, तो उसे क्या बोलते हैं, लघु स्वर। एक मात्रा का स्वर समय लगेगा, यानी बोलने में एक मात्रा का समय लगेगा, बिल्कुल कम समय लगेगा, तो उसे कहते हैं लघु स्वर। और लघु स्वरों की संख्या कितनी है बच्चों, 4 है, ये आप याद रखेंगे। हो सकता है कि आपकी परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि लघु स्वरों की कितनी संख्या है, तो लघु स्वरों की संख्या आप करेंगे 4। ये कौन सा, ए ई उ री, ये गिनती के जो 4 हैं ये स्वर, ये लघु स्वर हैं। इसकी इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें मूल स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके ही संयोग से बाकी स्वरों का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे मूल स्वर, मूल मतलब मुख्य स्वर, जैसे इनसे ही बाकी स्वरों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, इसलिए इन्हें मूल स्वर कहा गया है। फिर बच्चों हर्ष स्वर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसके नीचे री की मात्रा लगा देते हैं, ऐसे री की, तो बच्चों ये गलत होता है। ये है हर्ष, यानी रे की मात्रा, इसके नीचे ऐसे रे की, ना कि री की मात्रा है, तो ये हर्ष स्वर है। एक मात्रिक, यानी एक मात्रा का समय लगा है। अभी भी हम बता रहे हैं कि एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे एक मात्रिक भी कहा जाता है, मूल स्वर भी कहा जाता है, हर्ष स्वर भी कहा जाता है। हर्ष का मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो इनके ये 3 जो नाम हैं, अन्य नाम हैं, इनको भी आप याद रखेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा में अन्य नाम भी दे दिए जाते हैं और फिर आपको लगेगा कि ये पर्सन ने गलत दिया है, इसमें ऑब्जेक्शन लग सकता है, तो ऐसा नहीं है, आप ध्यान से पढ़ोगे। तो देखो बच्चों ये बाकी जो स्वर बच गए, यानी इन 4 से अलग हमारे 7 स्वर बच गए। इन 7 स्वरों का ऐसे निर्माण हुआ है, ए प्लस आ मिलकर आ बना, ए प्लस में ए बना, ए प्लस में ओ मिलकर औ बना है, ए प्लस में ई मिलकर बड़ी ही बना और ए प्लस में ए बनकर आई बना। इसे ए आई का उच्चारण याद रखेंगे। ए प्लस में ऊ मिलकर बड़ा ऊ मिला और ए प्लस में ऊ मिलकर बड़ा ये ओ बना। तो देखो बच्चों इसे बोलते ओ, इसे बोलते हैं औ, इसे ओ, इसे औ बोलते हैं, इसे बोलते हैं ए, इसे बोलते हैं आई। तो इन उच्चारण को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्लुत स्वर में 3 गुणा का समय लगता है भाई, ये तीन है ना, ये 3 गुणा है, यानी 3 गुणा दीर्घ स्वर के, लघु स्वर की अपेक्षा में 3 गुणा, ठीक है, और दीर्घ स्वर में 2 गुना, ठीक है। वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर की तुलना में 2 गुना, यानी 2 गुना समय लगता है। लघु में 1 मात्रा का समय लगेगा, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगेगा, यानी ने 2 मात्रा का समय लगने के कारण से दीर्घ स्वर यानी द्विमात्रिक भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो बच्चों ये लघु स्वर संख्या में कितने हैं, 4 हैं। कितने लघु स्वर, 4 हैं। और दीर्घ स्वर कितने हैं, तो बच्चों दीर्घ स्वर की संख्या रहेगी 7। लघु स्वर की संख्या है 4, जिसे मूल स्वर भी कहा गया है, और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी, 7 है। तो देखो कौन कौन से, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ।
तो देखो बच्चों, इतने को सजातीय स्वर भी कहा जाता है और इतने को विजातीय स्वर भी कहा गया है। अब इसे सजातीय क्यों कहा गया है? क्योंकि ये अपनी ही सजातीय, मतलब स का मतलब होता है समान, स का मतलब होता है समान, यानी समान जाति के आधार पर बने हैं, अपनी ही जाति के आधार पर बने हैं, तो उसे सजातीय कहते हैं। वी का अर्थ होता है भिन्न, वी का अर्थ होता है भिन्न, यानी भिन्न जाति से बने हैं, इसलिए इसे विजातीय कहा गया है। अब देखो ये भिन्न कैसे, जैसे ए प्लस आ मिलकर ये क्या बन गया, ए प्लस आ मिलकर ये ए प्लस आ, ये मिलकर इसे ये बना है। तो देखो बच्चों ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं ये कि इसमें ए प्लस में ई ही बनकर ए बना है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप बारीकी का ध्यान रखेंगे, छोटी ई भी हो सकती है, बड़ी ई भी हो सकती है, इसलिए ये बना ए। यहाँ छोटा आ भी आ सकता है, बड़ा आ भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, आई भी आ सकता है, तो भी आई ही बनेगा। इन बारीकी का आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार यहाँ छोटा आ भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है, बड़ा ऊ भी आ सकता है, छोटा ऊ भी आ सकता है, तो भी ओ ही बनेगा। इसी प्रकार बड़ा आ भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, औ भी आ सकता है, तो भी औ ही बनेगा। तो ये इसी प्रकार से इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा गया है। क्या? इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है, इतने क्या है सजातीय हैं, इतने क्या है विजातीय हैं। ये आपको फिर भी अगर बच्चों आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, मैं उनका उत्तर या तो अगली वीडियो में दे दूंगी या फिर अलग से वीडियो बना दूंगी। अगर कमेंट बॉक्स में लिखना उत्तर संभव है, यानी आप कमेंट बॉक्स में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कमेंट बॉक्स में उत्तर उनका हम नहीं दे पाते हैं, तो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। होष्ट आकृति के आधार पर बच्चों, यानी होठों की आकृति के आधार पर कितने हैं? 2 भेद हैं। तो इसमें क्या है, पहला भेद है वर्ताकार, दूसरा भेद है अवर्ताकार। वर्त का देखो बच्चों, ये हम पढ़ रहे हैं, फिर से याद दिला देती हूँ, ये हम स्वर पढ़ रहे हैं ना कि व्यंजन। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ओष्टाकृति के आधार पर 2 भेद हैं। देखो बच्चों, ओष्टाकृति जैसे वर्ताकार ऐसे गोल होता है वर्त, और अवर्ताकार जिसमें होठ क्या है फैल जाते हैं, और वर्ताकार में होठ ऐसे गोल हो जाते हैं, और अवर्ताकार में होठ ऐसे फैले फैले रहते हैं, ठीक है। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ वर्त के समान गोल हो जाते हैं उसे वर्ताकार कहते हैं। जैसे ये 4 होते हैं भाई, जिसमें वर्त के समान गोल होते हैं, जैसे ऊ, ऊ, ओ, औ। जैसे आप उच्चारण करके देखिए, ऊ, ऊ, ओ, औ, यानी होठ ऐसे गोल हो रहे हैं, इनका उच्चारण चारों का कर रहे हैं। तो ये सिर्फ 4 ही स्वर ऐसे हैं जिसमें होठ वर्ताकार में होते हैं। बाकी देखो बच्चों, अवर्ताकार जिसमें क्या है, अवर्ताकार में जिसमें होठ जिन गोल नहीं होते, ऐसे फैले फैले रहते हैं। तो देखो ये क्या है, ये बाकी के 4 के अलावा बच गए 2, 2, 4 और 3, 7, यानी 7 स्वर बच गए, ये अवर्ताकार होंगे। जैसे उच्चारण करके देखिए, ए, आ, ई, री, ए, आई। तो ऐसे क्या है कि ये ऐसे होठ ऐसे हैं, गोल नहीं हुए, भी फैले फैले हैं। फिर बच्चों, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी जब हम जीभ के द्वारा उच्चारण करते हैं, उनकी जो क्रिया होती है उनके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ये इनके 3 भेद है बच्चों। कितने भेद है? 3 भेद हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। यानी जीभ की आगे की नोक के से उच्चारण होता है तो उसे अग्र स्वर कहते हैं। मध्य से उच्चारण होता है उसे मध्य, यानी बीच के भाग से उच्चारण होता है उसे मध्य स्वर बोलते हैं। और पश्च यानी पीछे के भाग से उच्चारण होता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। तो देखो थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे। जैसे आपने बोला ई, री, ए, आई, तो होठ क्या आगे की नोक क्रिया करे। जैसे ई, इसका बड़ी ई लगा लेना, बड़ी है ई, री, ए, आई, तो जीभ की आगे की नोक क्रिया कर रही है, ठीक है। जीभ का मध्य भाग ए क्या है, ए, इसमें जीभ का मध्य भाग क्रिया कर रहा है। इसके साथ ही पश्च स्वर को हम देखेंगे। इसके साथ ही बच्चों हम पश्च स्वर की में देखेंगे। पश्च, ये देखें, पश्च में आ,
ऊ ऊ ओ औ, इसमें क्या है, जीभ का पीछे का भाग क्रिया कर रहा है, जीभ के पीछे का भाग, तो ये क्या है, पश्च स्वर कहलाते हैं। आगत स्वर आ है, जैसे डॉक्टर लिखा जाता है ना ऐसे, तो इनका उच्चारण भी पश्च के आधार पर ही होता है। अब देखना, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो बच्चों, आपको क्या, अब आपके गोलमाल सब कुछ घूम गया होगा, क्या बता दिया मैडम ने, इसको देखो ध्यान से पढ़ोगे। आपको सिर्फ क्या करना है, ए को याद रखना है। ए आप मध्य में ए याद कर लेंगे, मध्य में ए। फिर क्या है, ए के बाद ई उ री ए आई, ये लगातार क्या है, ये आगे का भाग, आगे का कर लेंगे, ठीक है। बचे वाले 3 के, जितने भी 3 वाले ए को छोड़कर 3 की संख्या बन रही, वो पश्च में डाल दो। जैसे देखो, आ का भी 3 की तरह लिख रहे हैं, ऊ को भी 3 की तरह लिख रहे हैं, बड़े ऊ को भी, ओ को भी, आउ को, मतलब कि 3 की तरह जिसकी राइटिंग हो रही है, 3 की जिस तरह लिखा जा रहा है, उसको पश्च में डाल दो। ए को आप सिर्फ याद करेंगे, मध्य में है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब अगर को, जैसे अगर में ऐसे रे आया, ये जैसे ये रे आया है तिरछा, तो देखो ई भी ऐसे तिरछी लिखी जा रही है, ये देखो बड़ी तिरछी लिखी जा रही है। री है, बस इसको याद कर लेना। और ए है, इसको भी ऐसी तिरछी आ रही है। आई भी ऐसी तिरछी है, मतलब कि देखो ये रे की तरह तिरछी तिरछी आ रहे हैं सारे, तो ये सारे अग्गर में आएंगे, तिरछी तिरछी सारे अग्गर में आ जाएंगे। मध्य वाला आपको याद ही करना पड़ेगा। मध्य का जो है, ये बार बार भाई कर्सर चला जा रहा है, 1 मिनट रुको। तो आपको क्या करना है, सिर्फ मध्य वाला ए याद कर लेना है। ये अग्गर वाला ऐसे 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 आएगा, और जो बाकी के 3 बच गए सारे, यानी 3 की तरह जो लिखे जा रहे हो सारे पश्च में डाल देना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ये यानी हम स्वर पढ़ रही है ना कि व्यंजन, मैं बार बार बता रही हूँ। मुखाकृति यानी मुख की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्ग, ये थोड़ा सा टफ लगेगा बच्चों को, लेकिन इतना नहीं है, इसको भी मैं अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके कितने भेद है बच्चों, 4 है। संवर्त स्वर, अर्ध संवर्त स्वर, विवर्त और अर्धविवर्त। देखो बच्चों, अब क्या है, ये 4 है, संवर्त है, अर्ध संवर्त है, विवर्त है, अर्धविवर्त है, ठीक है। सम का मतलब मैं बार बार बता चुकी हूँ, सम उपसर्ग लग गया तो सम का क्या अर्थ है, समान। सम उपसर्ग लग गया तो सम का क्या अर्थ है, समान। तो देखो बच्चों, समान यानी वर्त के जो समान बंद रहता है। वर्त क्या है, देखिए हमने वर्ताकार में पढ़ा, वर्त ऐसे बंद रहता है, ठीक है। संवर्त का अर्थ है जिसमें क्या है, मुख वर्त के समान बंद सा रहता है, वर्त के समान बंद सा रहता है। जैसे देखो, उच्चारण करके देखो, ई उ री, इसमें क्या है कि आपका मुख क्या है, वर्त के समान बंद सा रहता है, वर्त के समान बंद सा रहता है, ठीक है। और अर्ध संवर्त देखो, आधा बंद, यानी इसमें तो क्या है, संवर्त में पूरा बंद है होठ है, नहीं माफ कीजिए, मुख पूरा बंद है, संवर्त में पूरा बंद सा दिखेगा। लेकिन अर्ध संवर्त में क्या है कि आधा बंद होगा, जैसे ए ओ, इसमें क्या है, आधा बंद रहेगा, अर्ध संवर्त में आधा बंद रहेगा, ठीक है। फिर बच्चों विवर्त, वर्त का मतलब है, मैं बता चुकी हूँ, वर्त में गोल है, तो वी मतलब भिन्न, यानी वर्त से भिन्न, यानी बिल्कुल खुला रहेगा। आ क्या है, इसमें आप सिर्फ आ याद रखोगे। आ, जैसे हम छोटे बच्चे डॉक्टर के पास जाते थे ना, तो डॉक्टर हमें बोलता था आ करो बेटा, तो आ क्या कि पूरा मुंह खुल जाता था, मतलब अंदर तक दिखाई। आ कहते नहीं, डॉक्टर के पास जाते हैं जब बच्चों, आ करो, तो आ करने पर पूरा मुंह खुल जाता है, वर्त के समान बिल्कुल खुल जाता है। फिर बच्चों है अर्धविवर्त, जिसमें क्या है, आधा खुला रहता है, बिल्कुल इसमें बिल्कुल खुला रहेगा, इसमें आधा खुला रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ देखो आप, यहाँ आप देखो किसमें में कौन कौन से आएंगे। विवर्त देखो, विवर्त में क्या है, पूरा खुल गया, आ बोला, ठीक है। फिर क्या है, जो आधा यानी पूरा खुल गया विवर्त में, आधा खुला। फिर ए का मतलब आ किससे, ऐसे मिलकर बना है, तो आधा इसमें ए को करेंगे। फिर क्या है, यहाँ आई कर देंगे, ओ कर देंगे, ठीक है। तो देखो इसकी जो लिखाई है ओ की तरह हुई है, देखो
और संवृत में क्या है, ये लगातार आप इसको ई ई उ री लगातार वाले संवृत में डाल देंगे। फिर क्या है, विवर्त में आ डाल देंगे और अर्ध विवर्त में फिर ए इधर कर देना, फिर इनको बांट देना। अर्ध संवृत में ए इधर लिख देना, आई इधर लिख देना, ओ उधर लिख देना, औ इधर लिख देना। ठीक है, ऐसे बांट देना। कहने का मतलब है आपको सिर्फ इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अर्ध संवृत याद करना पड़ेगा, बाकी याद हो जाएंगे। विवर्त तो आपको याद हो ही गया, जिसमें पूरा खुला रहता है आ में। फिर विवर्त का आधा अर्ध विवर्त और आ का आधा ए, तो ये डाल दिया। फिर क्या, लगातार ई ई उ री इसमें लगातार वाले संवृत में डाल देना। फिर एक इसमें लिख देना अर्ध संवृत में, एक आई इसमें लिख देना, ओ उसमें लिख देना, औ इसमें लिख देना। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप बांट सकते हैं। तो ये देखो, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख्य वर्त के समान बंद सा रहता है उसे संवर्त स्वर कहते हैं। अर्थात मुंह सबसे कम खुलता है उसे संवर्त बोलते हैं, मुंह सबसे कम खुलता है। और इसके साथ ही संवर्त में मैंने बता दिए ई ई उ ये आएंगे। अर्ध संवर्त जिसमें वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख संवर्त की तुलना में आधा बंद रहता है, यानी संवर्त की तुलना में आधा बंद रहता है, उसे अर्ध संवर्त कहते हैं। और ये ए औ मैं बता चुकी हूँ। विवर्त क्या, विवर्त का अर्थ है खुला, यानी वर्त के समान खुला रहेगा जिसमें। ठीक है, तो उसमें आ जाएगा। विवर्त में सिर्फ एक आएगा बच्चों, आ आएगा। फिर अर्ध विवर्त वे स्वर जिनके उच्चारण में विवर्त स्वर की तुलना में आधा और अर्ध संवर्त की तुलना में ज्यादा खुला रहता है। नहीं, विवर्त की तुलना में तो आधा बंद रहेगा और संवर्त की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा खुला रहेगा, उसे अर्ध विवर्त स्वर कहते हैं। तो ये ए आई ओ औ में बता चुके। अब है नासिका के आधार पर। देखो बच्चों, नासिका के आधार पर दो स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से करते हैं, जिसमें नासिका के आधार पर रहेंगे निर्नुनासिक, अनुनासिक। वे स्वर जिसके उच्चारण में नाक का प्रयोग नहीं होता है, जैसे नी का मतलब है नहीं, नहीं का मतलब है नहीं, यानी नहीं उपसर्ग लगाए इसमें, तो नी लगाए तो नहीं का मतलब, नी का मतलब होता है नेगेटिव, यानी नहीं। वे स्वर जिसके उच्चारण में नाक का प्रयोग नहीं होता है, यानी नाक का प्रयोग नहीं होता है, वो क्या होते हैं, निर्नुनासिक होते हैं। जिसमें सभी स्वर, जितने भी स्वर है सभी स्वर निर्नुनासिक में आ जाएंगे। अनुनासिक या सानुनासिक, भाई कामता जो पंडित कामता प्रसाद गुरु हैं, इन्हें अनुनासिक को सानुनासिक कहा है। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने अनुनासिक को सानुनासिक भी कहा है। जैसे नाक सहित, यानी जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। जिनके उच्चारण में नाक यानी मुख के साथ साथ नासिका भी एक से भी उच्चारित होती हैं ध्वनियाँ। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ होती हैं उसे अनुनासिक या सानुनासिक कहा जाता है। तो देखो बच्चों, जिन भी वर्णों पर चंद्र बिंदु लगा होता है उसे अनुनासिक कहते हैं, यानी जो पंचम वर्ण होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। देखो आप देखो इसमें, यानी चंद्र बिंदु वाला होता है ना, चंद्र बिंदु वाला, तो उसे अनुनासिक कहते हैं। अब देखो, जिन पर सिरोरेखा नहीं है जिन स्वरों पर, तो उसमें तो क्या है, जैसे चंद्र बिंदु लगा है। अब देखो इसमें ई में ये क्या है, ऐसे लिखा है, यानी ये बोलते, इसमें चंद्र बिंदु नहीं है, तो आप इसको क्या, इसमें अंतर कैसे करोगे। जैसे मैंने लिखा ईंट, एक मिनट, मैंने लिखा ईंट और इसके साथ ही मैंने लिखा ईंधन। ठीक है, अब इसमें आप अंतर कैसे करोगे, उच्चारण से करोगे। जैसे ईंट, ईंधन, देखिए ईंधन तो आराम से बोला गया, ईंधन। ईंट, इसमें क्या है कि नाक से ध्वनि निकल रही, ईंट, तो इसमें आप उच्चारण करके देखोगे, भाई ये उच्चारण करना आना चाहिए। तो इसलिए जिन पर सिरोरेखा है उसमें बिंदी लगेगी, जिसमें सिरोरेखा नहीं है उसमें चंद्र बिंदु लगेगी, जिसमें सिरोरेखा नहीं है उसमें चंद्र बिंदु लगेगी, और जिस पर सिरोरेखा है उस पर बिंदी लगेगी। ये क्या है कि आपको उच्चारण करके देखना होगा। जैसे ईंट मैंने बताया, तो ईंट में क्या है कि उच्चारण नाक से हो रहा है, और ईंधन में क्या है, नाक से उच्चारण नहीं हो रहा है, इसलिए इसको, ये इसका अंतर है। जैसे ईंट, ईंधन, देखो बच्चों मैंने उच्चारण क्या भी करके देखें, ईंधन तो नाक से उच्चारण नहीं हो रहा, सिर्फ मुंह से हो रहा है, और ईंट में क्या है, नाक से उच्चारण हो रहा है, तो ये इसका अंतर है। तो बच्चों देखो, नासिका के आधार पर दो भेद हैं। निर्नुनासिक जिसमें सभी स्वर है, नाक से उच्चारण नहीं हो रहा है, सिर्फ मुंह से हो रहा है,
और अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से उच्चारण हो रहा है, और इसे सानुनासिक भी कहा है। और किसने कहा है? पंडित कामता प्रसाद गुरु ने कहा है। और ये चंद्र बिंदु वाले सारे जो है स्वर हैं इसे अनुनासिक कहा गया है। और जिन पर जो है शिरोरेखा है उसमें बिंदी लगती है, ये आप उच्चारण करके ही अंतर जान पाएंगे। तो बच्चों आज का ये हमारा यहाँ तक हमने पढ़ा स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से, मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, जीवा के आधार पर, अवधि के आधार पर। तो हमने ये पढ़ा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। अगर एक बार वीडियो समझ में ना आए तो वीडियो को 2-3 बार सुन लेना, अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। इसी तरह से प्रॉपर क्लास क्रमबद्ध रूप से हमारी चल रही है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।